हेलो लर्नर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैटर और रेडिएशन एक दूसरे से कैसे और क्या बातें करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मेरे पास आप लोगों को टेस्ट करने के लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो कि वीडियो के आखिर में है। तो बिना कोई टाइम बर्बाद करे चलिए शुरू करते हैं आज का ये हमारा टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरेक्शन कहते किसे हैं। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप सब अपनी इस वीडियो को पॉज करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे को बताएं कि आप इंटरेक्शन के बारे में क्या क्या जानते हैं। जो जानता है वो भी अच्छी बात है, जो नहीं जानता उसके लिए कोई नहीं, मैं हूं ना। ठीक है। फिजिकल वर्ल्ड में जब हम इंटरेक्शंस की बात करते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स के बीच होने वाला वो इवेंट जिसमें या तो एनर्जी या मोमेंटम या दोनों का ट्रांसफर हुआ हो। ज़रूरी नहीं है एनर्जी का ट्रांसफर हो या ना हो, वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का कोलिजन था, बट या तो एनर्जी, मोमेंटम तो मस्ट है, और बोथ, इन दोनों में से किसी एक का या दोनों का होना, ट्रांसफर का होना ज़रूरी है। ठीक है। एनी इवेंट इन विच टू और मोर पार्टिकल्स आइदर एक्सचेंज देयर एनर्जी और मोमेंटम और बोथ। ठीक है ना। यूजुअली हर केस में मोमेंटम तो एक्सचेंज होता ही होता है, एनर्जी एक्सचेंज हो या ना हो। अब एनर्जी अगर एक्सचेंज होती है तो एनर्जी के केसेस में हम इलास्टिक और इनइलास्टिक इंट्रैक्शन पढ़ते थे। 11th क्लास में हो सकता है कई लोगों ने पढ़ा हो, जिसने पढ़ा था अच्छी बात है, जिसने स्किप करा था पढ़ लो जाकर। ओके, तो अब एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर हम इंट्रैक्शन कैसे बात करें। तो एटॉमिक वर्ल्ड के अंदर हमें सबसे पहली चीज़ तो हमें यहाँ पर जो इंटरेक्ट हो रहा है एटम, उसके बारे में जानना होगा और रेडिएशन के बारे में जानना होगा। सो एटम, एटम में एक न्यूक्लियस होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं। पॉजिटिव वालों को हम न्यूक्लियस बोलते हैं या प्रोटॉन बोलते हैं। पॉजिटिव चार्ज बेसिकली न्यूक्लियस में होता है ना। दूसरी तरफ फोटॉन, तो फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का बना होता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। मतलब कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इस तरफ होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेव इस तरफ मोशन कर रही होगी। दूसरा, हम इंटरेक्शन पार्टिकल्स का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस एटम पर इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट करवा दूं, जैसे कि हम एक्स-रे ट्यूब के अंदर पढ़ते हैं। अल्फा पार्टिकल का बॉम्बार्डमेंट करवा सकता हूं, जैसे कि हमने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था। न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डमेंट करवा सकता हूं, जो कि हमने रेडियो एक्टिविटी में या रेडियो न्यूक्लियर प्रोडक्शन में हम पढ़ते हैं। तो और भी बीटा पार्टिकल्स, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, मैं किसी का भी बेसिकली, तो हमारे पास बेसिकली दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स या दो या दो से ज़्यादा बॉडीज़ हैं जो कि एक दूसरे के साथ मोमेंटम या एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रही हैं। एनर्जी का ट्रांसफ़र हो इलास्टिक तरीके से भी कर सकती हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो इनइलास्टिक तरीकों से भी कर सकती हैं। इसमें एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज ये सब कंजर्व रहेगा। तो कंजर्वेशन को हम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन को हम फॉलो करेंगे, चीज़ें कंजर्व रहेंगी, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मोमेंटम हो, लीनियर और एंगुलर मोमेंटम, या फिर चाहे वो चार्ज हो, और इवन कई बार तो हम स्पिन को भी कंजर्व करते हैं। तो आई होप कि आपको इंटरेक्शन का मतलब समझ में आया होगा कि हम यहाँ पर इंटरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस एटम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वर्सेस एटम, बेसिकली दो पार्टिकल्स का हम इंटरेक्शन यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसा कोई जहाँ पर एनर्जी या मोमेंटम का ट्रांसफर हो रहा है। डिपेंडेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है, तो सबसे पहली चीज़ तो एटॉमिक नंबर ऑफ द एब्जॉर्बर यानी Z, और दूसरा एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन यानी कि E। अब इसकी अगर मैं एनालॉजी दूं, तो फॉर एग्जांपल एक एटम है जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन्स, तो इसका Z है 6, इसके पास प्रोटॉन्स हैं 6,
और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं 6। दूसरा केस, ये केस ए, ये केस बी। ये मान लीजिए इसका Z है 72, आई गेस आपको 72 ही पता होगा, सॉरी 74। इसके पास प्रोटॉन्स हैं 74 और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं 74। अगर इसकी मैं एनालॉजी दूं तो ये एक रोड है, इस रोड पर 6 लोग खड़े हैं और इस रोड पर 74 लोग खड़े हैं। अब आपको इस रोड को ट्रैवर्स करना है। किस केस में आपका दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, केस ए में या बी में? आंसर नीचे कमेंट करिए। कॉमन सेंस का सवाल है, हर कोई समझ सकता होगा कि अगर मैं इस रास्ते से जाऊं तो यहाँ पर मैं ज़्यादा लोगों से टकराऊंगा केस ए में, या केस बी में मैं ज़्यादा लोगों से टकराऊंगा। समझ गए ना एटॉमिक नंबर किस तरीके से इफेक्ट करता है। सेकेंड चीज़ आती है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन और पार्टिकल। अब ये थोड़ा सा एक ट्रिकी एस्पेक्ट है, इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी पड़ सकता है, बट कोशिश करूंगा मैं आपको इसको काफ़ी ईजी टर्म्स में समझा सकूं। इसके लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहला, चाहे वो एटम हो, कोई सा भी पार्टिकल हो या रेडिएशन हो, ये दोनों ही दो तरह के कैरेक्टर शो करते हैं। एक है वेव और एक है पार्टिकल। दो तरह के नेचर होते हैं दोनों के, वेव और पार्टिकल। अगर मैं इस केस को समझाने के लिए पर्टिकुलरली वेव नेचर को कंसिडर करूं, चाहे एटम हो वो भी वेव नेचर शो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो वो भी वेव नेचर शो करती है। तो अगर वो वेव नेचर शो करेगी तो उसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, लैम्डा होगी। और अगर मैं फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का रिलेशन एनर्जी से लूं तो E इज इक्वल टू एच म्यू और E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, है ना। ये चीज़ें। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये, जो कंसिडर करनी है वो ये है कि हमने 11th क्लास के अंदर इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन या इंटरेक्शन ऑफ वेव्स पढ़ा था। जब दो वेव्स जिनका फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, फेज सेम हो, वो जब इंटरेक्ट करती हैं तो उन दोनों के बीच सबसे ज्यादा एनर्जी का या मोमेंटम का ट्रांसफर होता है, कंपैरिजन टू दोज जिनका फ्रीक्वेंसी या किसी भी एक चीज डिफरेंट हो, कोई सी भी एक चीज डिफरेंट हो। बेसिकली जो कोहेरेंट वेव्स होती हैं या आइडेंटिकल वेव्स होती हैं उनमें एनर्जी का ट्रांसफर सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर तरीके से होता है, जिसको हम रेजोनेंस की कंडीशन बोलते हैं। इसका एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल एप्लीकेशन NMR या MRI में है। जब आप RF पल्स भेजते हैं, जो RF पल्स हम इरेडिएट करवाते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है लामा फ्रीक्वेंसी के। तो सारे इंटरेक्शंस का जो बेसिक सा एक कर्व आता है एनर्जी डिपेंडेंस में, वो बेल शेप्ड आता है, काइंड ऑफ इस तरीके का, जिसमें लेफ्ट साइड लो एनर्जी और राइट साइड हाई एनर्जी का होता है। इसमें हमने ये देखा है कि एक फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हम एनर्जी बढ़ाते जाते हैं हमारे इंसिडेंट रेडिएशन की, वैसे ही आगे चलते चलते एक ऐसा टाइम आता है जब वो इंटरेक्शन, कोई सा भी वो पर्टिकुलर इंटरेक्शन पीक करता है, उसका डोमिनेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो उसका बेसिक सा रीज़न यही है कि उस टाइम पर जो वेव्स हैं वो कोइंसाइड कर रही हैं, रेजोनेट कर रही हैं और सबसे ज़्यादा मोमेंटम का और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। अगर मैं एनर्जी कंसिडरेशन वाले सिचुएशन को थोड़े इजी भाषा में समझाऊं तो हम फिर से एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, सेम वही केस ए और केस बी के साथ। तो केस ए में मैं एक वॉल लेता हूँ, दीवार लेता हूँ जिसकी थिकनेस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट मैं लेता हूँ बी जिसकी थिकनेस, इसकी भी थिकनेस बेसिकली 10 सेंटीमीटर की ही है, तो आइडेंटिकल थिकनेस है। बट इसमें मैं इस तरफ से कुछ चीज़ को फायर करता हूँ, मान लीजिए एक बुलेट है, मैं उसको फायर करता हूँ। इस बुलेट की रफ्तार या इस गाड़ी जो भी मैंने फायर करा है यहाँ से, उसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड है। और इस तरफ जब मैंने फायर करा तो इसकी रफ्तार मान लीजिए 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड है। तो मेरे को बताइए कि कौन से केस में
प्रोबेबिलिटी है कि बुलेट टोटली पेनिट्रेट कर जाएगी, किस केस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है? सेम मटेरियल्स हैं ये ए और बी, इसका भी मान लीजिए Z6 है और इसका भी Z6 है, आइडेंटिकल हैं ये दोनों, बुलेट्स भी आइडेंटिकल है, सब कुछ आइडेंटिकल है। नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करिए। तो जाहिर सी बात है, जिसमें ज़्यादा एनर्जी होगी जिस बुलेट में, वही पेनिट्रेट कर पाएगी, उसी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। सेम केस यहाँ पर भी होता है। जैसे जैसे आप एनर्जी बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे पेनिट्रेटिंग पावर बेसिकली बढ़ती जाती है और वो बिना इंटरैक्ट करे डायरेक्टली पास ऑन हो जाती है यूजुअली। बट कुछ ऐसे भी इंटरेक्शंस हैं जिसमें एनर्जी का डिपेंडेंस इस तरीके का शो नहीं होता है, बल्कि एनर्जी बढ़ाने पर उनकी प्रोबेबिलिटी और बढ़ती चली जाती है। वो भी बताऊंगा आगे चलकर क्या है क्या नहीं। टाइप ऑफ रेडिएशन, दो टाइप की रेडिएशन होती है। सबसे पहला पार्टिकुलेट रेडिएशन और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पार्टिकुलेट रेडिएशन वो जो कि जिसकी बीम पार्टिकल से बनी होती है। फॉर एग्जांपल अल्फा, बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी रेडिएशन जिसकी रेडिएशन बीम पार्टिकल से बनी है, कॉर्पस्कल एलिमेंट से बनी है, उसको हम पार्टिकुलर रेडिएशन कहते हैं। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फॉर एग्जांपल एक्सरेज, गामा रेज। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसके अंदर जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वो दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ या थ्रू अल्टरनेटिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में थ्रू अल्टरनेटिंग ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के जरिए होता है, और इस पर्टिकुलर रेडिएशन में एनर्जी ट्रांसफर इन पार्टिकल्स की हेल्प से होता है। मीन्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। अब रेडिएशन किस तरीके से अपना एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर करती है टुवर्ड्स द टारगेट एटम। सबसे पहला है एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन को समझाने के लिए, एटम के अंदर अलग अलग एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। तो जब मेरी इंसिडेंट रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन को हिट करेगी तो वो अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर देगी। जब वो ट्रांसफर करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी शेल में चला जाएगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्साइटेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में क्या होता है, जब इस रेडिएशन की एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि ये इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से भी ज़्यादा हो जाए। मान लीजिए इसकी एनर्जी थी E और जो इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी वो थी EB। तो ऐसे केस में जब E इज ग्रेटर देन EB, उस केस में क्या होता है, इस एनर्जी ट्रांसफर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन इतना ज़्यादा एक्साइट हो जाता है कि वो यहाँ पर रुकने की बजाय सीधा चला जाता है। ये न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस से फ्री हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। तो बेसिकली आयनाइजेशन इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एक्साइटेशन। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये दोनों जो हैं, ये पर्टिकुलेट दोनों टाइप की रेडिएशन के साथ होते हैं। बट ये जो रेडिएटिव लॉस है ये केवल और केवल पर्टिकुलेट रेडिएशन के साथ होता है। कैसे? तो आपने एनाहिलेशन रिएक्शन के बारे में शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो वो बता देता हूं मैं अभी। एनाहिलेशन रिएक्शन और दूसरा ब्रमस्टर्लंग रेडिएशन या ब्रमस्टर्लंग इफेक्ट। एनाहिलेशन रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर एक बीटा पार्टिकल और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ मिलकर एनाहिलेट होते हैं और एक गामा फोटोन या दो गामा फोटॉन्स को बनाते हैं। तो इसके अंदर ये केवल तभी हो सकता है जब एक बीटा पार्टिकल, क्योंकि इसके अंदर बीटा पार्टिकल इन्वॉल्व होता है। दूसरी तरफ ब्रमस्टर्लंग रेडिएशन, ये एनाहिलेशन रिएक्शन बेसिस बनाता है पेट इमेजिंग के। दूसरी तरफ ब्रमस्टर्लंग रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन ड्यू टू कोलम्बिक इंट्रैक्शन ये अपने पाथ से डेविएट हो जाता है।
इस डेविएशन की वजह से जो एनर्जी में डिफरेंस आता है वो एज रेडिएशन रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं ब्रमस्टेलिंग रेडिएशन। ये बेसिस बनाता है एक्सरे प्रोडक्शन के। तो रेडिएटिव लॉस केवल पर्टिकुलेट रेडिएशन के साथ हो सकता है, लेकिन एक्साइटेशन, आयनाइजेशन, ये पर्टिकुलेट और ईएम रेडिएशन दोनों के साथ हो सकती है। इन फैक्ट पर्टिकुलेट रेडिएशन आर हाईली आयनाइजिंग व्हेन कंपेयर टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पर्टिकुलेट रेडिएशन इन जनरल हाई एलईटी रेडिएशंस होती हैं, मतलब कि हाई लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। एलईटी का मतलब होता है कि आप कितनी एनर्जी अपने एनवायरनमेंट में ट्रांसफर कर रहे हो पर यूनिट डिस्टेंस ऑफ योर ट्रैवल लेंथ। आप कितना चलने पर, कितनी मैटर के अंदर आप कितना गो थ्रू जा रहे हो, कितना आगे चल रहे हो और कितनी एनर्जी अपनी आसपास ट्रांसफर कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं एलईटी, लीनियर एनर्जी ट्रांसफर। पर्टिकुलर रेडिएशन जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये कुछ ज़्यादा ही एनर्जी ट्रांसफर करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, इस वजह से इनकी पेनिट्रेशन पावर भी कम होती है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपने आसपास के एनवायरनमेंट में तो ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती, इसी वजह से इसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, अब हमने क्लासीफाई किस तरीके से करा है उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो रेडिएशन के इंट्रैक्शन तो हमने बेसिकली 4 तरीके से क्लासीफाई करा है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस कि डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी रेंज, डोजीमेट्री और न्यूक्लियर मेडिसिन के हिसाब से वो कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं और कितना नहीं। जैसे कुछ इंट्रैक्शन जैसे थॉम्सन रिएक्शन, रेली स्कैटरिंग, ये इतना ज़्यादा डायग्नोस्टिक रेंज में लाई नहीं करते, ना ही ये डोजीमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बट दूसरी तरफ हमारे आसमान को नीला और लाल यही करते हैं, थॉम्सन नहीं, रेली स्कैटरिंग करती है। बाकी के बायोलॉजिकल इंट्रैक्शंस में भी, जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर वैलिडेशन और स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर रेली स्कैटरिंग, रमन स्कैटरिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एक इंट्रैक्शन हो सकता है डायग्नोस्टिक रेंज में या न्यूक्लियर मेडिसिन की रेंज में इंपॉर्टेंट ना हो, बट वो बाकी जगहों पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। सेकेंड है टाइप ऑफ टारगेट। टाइप ऑफ टारगेट में जो रेडिएशन है वो इलेक्ट्रॉन को टारगेट कर रही है या न्यूक्लियस को टारगेट कर रही है। अब इलेक्ट्रॉन में भी बाउंड इलेक्ट्रॉन को टारगेट कर रही है या फ्री इलेक्ट्रॉन को टारगेट कर रही है, इसमें भी बदलते हैं, इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। नेक्स्ट, टाइप ऑफ इंटरेक्शन, इसका मतलब फोटोन डिसअपियर हो गया या स्कैटर हो गया। डिसअपियर फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर या फोटो डिसइंटीग्रेशन। फोटोन स्कैटरिंग में यानी कि इसके अंदर भी दो टाइप है, इलास्टिक और इनइलास्टिक। इलास्टिक के अंदर हमने रेली, थॉमसन और इनइलास्टिक में हमने कॉम्पटन वगैरह के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ पार्टिकल रिलीज किया, वो किस तरह का पार्टिकल रिलीज करते हैं। हो सकता है कुछ भी ना रिलीज करें जैसे रेली, थॉमसन। हो सकता है इलेक्ट्रॉन रिलीज करें जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। पॉजिट्रॉन रिलीज करें, फोटोन डिसइंटीग्रेशन, पेयर प्रोडक्शन। पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस के बेसिस पर मेजर इंट्रैक्शन, मॉडरेट, माइनर और नेग्लिजिबल, ये 4 कैटेगरीज हैं। तो सबसे पहले मेजर के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, जाहिर सी बात है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी हो, चाहे डोजीमेट्री हो, चाहे न्यूक्लियर मेडिसिन हो। इमेज फॉर्मेशन का बेसिस, कंट्रास्ट, टिश्यू कंट्रास्ट, सबका बेसिस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही बनाता है। सेकंड इज कॉम्पटन स्कैटरिंग बाय फ्री इलेक्ट्रॉन। अब कॉम्पटन स्कैटरिंग, ये फॉग, फिल्म फॉग, पेशेंट डोज इंक्रीज करना, इन सब का बेसिस बनाता है। थर्ड इज पेयर और ट्रिपलेट प्रोडक्शन। ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इनके बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, पॉजिट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आगे चलकर और भी टाइप के इंटरेक्शंस बनाते हैं। इंटरेक्शन ऑफ मॉडरेट इंपॉर्टेंस इज रेली स्कैटरिंग। माइनर फोटो न्यूक्लियर यानी फोटो डिसइंटीग्रेशन, इसको फोटो डिसइंटीग्रेशन भी बोलते हैं। ये सब माइनर में इस वजह से क्योंकि ये यूजुअली डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की रेंज में और इवन डोजीमेट्री या न्यूक्लियर मेडिसिन की रेंज में भी इतने ज़्यादा वैलिड वो नहीं इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये इनकी थ्रेशोल्ड उससे भी ज़्यादा होती है। सबसे कम वाले की भी 2.66 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आगे बढ़ते बढ़ते 16 इवन 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ऊपर जाते हैं। थर्ड इज थॉमसन स्कैटरिंग, ये माइनर इंपॉर्टेंस के और नेग्लिजिबल। थॉमसन स्कैटरिंग बाय द न्यूक्लियस, कॉम्पटन स्कैटरिंग बाय द न्यूक्लियस, मीसॉन प्रोडक्शन एंड डेल्ब्रक स्कैटरिंग। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टारगेट्स। तो टारगेट्स में फोटोन और ऑर्बिटल का इंटरेक्शन हो रहा है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का। इसके अंदर भी बाउंड इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, यानी कि यूजुअली के शेल और एल शेल के।
वहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूजुअली हम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को। थर्ड इज विद द कॉलम फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी तरफ यहाँ पर विद द कॉलम फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस भी है। अब इसका क्या खेल है, देखो हमें पता है एक ये सिंपल सी चीज़ कि लाइट या रेडिएशन के अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं। वही न्यूक्लियस के पास, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इसमें पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, तो इनके पास अपनी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो जब पार्टिकल्स की इलेक्ट्रिक फील्ड फोटॉन्स की इलेक्ट्रिक फील्ड या रेडिएशन की इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करती है, तब हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे न्यूक्लियर पेयर प्रोडक्शन और ट्रिपलेट प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज कि फोटोन के साथ होता क्या है, या तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन या फोटोन स्कैटरिंग। तो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक, न्यूक्लियर पेयर प्रोडक्शन, ट्रिपलेट प्रोडक्शन, फोटो डिसइंटीग्रेशन। और फोटोन स्कैटरिंग के अंदर थॉमसन, रेली और कॉम्पटन स्कैटरिंग होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट की अब हमको लास्ट में रिजल्ट क्या मिला है, तो या तो कोई चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस नहीं हुआ है थॉमसन और रेली में, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, यानी फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और कभी कभार और भी प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे न्यूक्लियर पेयर प्रोडक्शन, ट्रिपलेट प्रोडक्शन, और इसके अंदर फोटो डिसइंटीग्रेशन भी आता है। फोटो डिसइंटीग्रेशन में बेसिकली न्यूक्लियस के पार्टिकल्स टूटकर नए पार्टिकल्स को बनाते हैं। डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी की रेंज में या डोजीमेट्री की रेंज के अंदर ये 7 इंटरेक्शन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ज़्यादा गौर इन्हीं पर करा है बाकियों के अलावा। तो अब आगे की वीडियोस में हम इन्हीं के बारे में और ज़्यादा पढ़ेंगे। तो आज का मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि विच इंट्रैक्शन प्लेज मेजर रोल इन द फॉलोइंग फिनोमिना, या इन जो ये चीज़ें हो रही हैं या ये चीज़ें यूज़ करती हैं, कौन सा फिनोमिना मेजरली यूज़ करती है। जैसे रेडियोग्राफिक ग्रिड है, वो स्कैटर फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करती है, तो वो किस फिनोमिना से, किस किस तरह के इंट्रैक्शन से वो एब्जॉर्ब करती है। फिल्टर किस इंट्रैक्शन से एब्जॉर्ब करते हैं। लेंडेड इमेज फॉर्मेशन जब होती है, तो जो ब्रोमीन आयन का इलेक्ट्रॉन निकलता है, वो किस फिनोमिना की वजह से या किस इंट्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो जिसको इसका आंसर आता हो वो नीचे एक एक करके कमेंट करे, जिसको नहीं आता वो अगली वीडियो का वेट करे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। और हाँ, जो क्वेश्चंस मैं पूछता हूँ उसको प्लीज़ आंसर करना ना भूलें। इससे मुझे ही नहीं, आपको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, बिना गूगल करे।